हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन देखेंगे, सॉयल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यह जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें यह पूरा कंप्लीट कवर किया गया है, थ्योरी पोर्शन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें प्रदेश से मतलब जो होता है उत्तर प्रदेश से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में कितने कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? 20 है। अब प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितना है? 8 है। और कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में 2011 के अनुसार कितने हैं? तो कुल कार्यशील जनसंख्या में से जो है 62.3% है। और राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 2017-18 के अनुसार जो है 24,170 हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 1671,000 हेक्टेयर है। ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 444,000 हेक्टेयर है। और कृषि बेकार भूमि, कृषक बेकार भूमि 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 389,000 हेक्टेयर भूमि है। और स्थायी चारागाह भूमि 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 66,000 हेक्टेयर है। अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि भूमियों की 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 283,000 हेक्टेयर है। और वर्तमान में प्रति क्षेत्र कितना है 2017-18 के अनुसार? तो 1,61,000 हेक्टेयर है। और अन्य प्रति क्षेत्र 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 552,000 हेक्टेयर है। तो उत्तर प्रदेश में खेती के अतिरिक्त जो होता है अन्य उपयोग की में आने वाली भूमि 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 3,163,000 हेक्टेयर भूमि है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 2017-18 के अनुसार? तो 165 लाख हेक्टेयर भूमि है। और एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 103 लाख हेक्टेयर है। कुल बोया गया क्षेत्र 2017-18 के अनुसार तो 26,864,000 हेक्टेयर क्षेत्र है। अब कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितना है? 2,29,22,900। और फिर कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्र, तो इसमें है 17,89,000 हेक्टेयर है। और कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु, अर्ध, मध्यम व बृहत आकार के जोतों का प्रतिशत कितना है? तो सीमांत का है 79.23%। और लघु का है 13.14%। अर्ध मध्यम में कौन सा है, कितना है? 5.79%। मध्यम व बृहद में कितना है? तो मध्यम का जो था 1.73% और बृहद में जो था 0.11% है।
कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम मध्यम व बृहद आकार के जोतों का औसत आकार क्रमशः कितना है? तो राज्य में सीमांत में है 0.39 हेक्टेयर और लघु में है 1.39 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम में है 2.40 हेक्टेयर और मध्यम में कितना है 5.52 हेक्टेयर और बृहद में कितना है 15.01 हेक्टेयर। और कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत कितना है? तो औसत जोत है 0.76 हेक्टेयर। अब मृदा संरचना, तो प्लीस्टोसीन युग से आज तक की नदियों के निक्षेपों से बना है। तो प्लीस्टोसीन युग से आज तक की नदियों के निक्षेपों से गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है क्रमशः। तो नवीन को जो होता है खादर नाम से जाना जाता है और प्राचीन को जो होता है बांगर नाम से जाना जाता है। स्थायी भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटियार या मटियार दोमट को कहा जाता है, खादर मृदा को। और स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ दोमट आदि कहा जाता है। तो बांगर मृदा को जलोढ़ उपहार और दोमट मृदा आदि कहा जाता है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है कार्प, कीचड़ व बालू से। और जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी होती है। तो जलोढ़ मृदा में जो था फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्व की कमी होती है। अब गंगा यमुना मैदानों में कहीं कहीं लवणीय या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं और जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है ऊसर या बंजर या कलर या रे। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो मथुरा, आगरा आदि जिलों में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है। तो कौन सी मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी है। तो रेंगूर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। रेंगूर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ व भोटा मृदा पाई जाती है, बुंदेलखंड में पाई जाती है। और राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड है। और प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है तो जल से होता है। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? तो तराई व भामर क्षेत्र है। और प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल नदी क्षेत्र है। और अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं तो क्या बनता है? अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ बन जाता है। और राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो मथुरा और आगरा जो था वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है। तो उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि होती है फसल चक्र अपनाने से। अब फसलोत्पादन में तो प्रदेश में शस्य गहनता 2017-18 के अनुसार कितना है? तो 162.4% है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूँ है। मूंग, चीना व लोबिया है जायद की फसल है, जायद फसल। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है तो घाघरा
गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की। और अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है। तो अरहर, चना और अदरक की जो है सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। रुहेलखंड गंगा यमुना दोआब में की जाती हैं थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती की जाती है, तो अफीम की खेती बाराबंकी व गाज़ीपुर में की जाती है। और मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो रुहेलखंड क्षेत्र है। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं, तो चावल उत्पादन का जो था तराई व पूर्वीय उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? गन्ना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र में कौन सा था? तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र आते हैं। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल क्षेत्र हैं तो 44 हैं। राज्य में कुल गन्ना किसान हैं तो 48 लाख गन्ना किसान हैं। राज्य में गन्ना उत्पादक क्षेत्र कुल परिक्षेत्र है तो 09 है। इसमें गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र 9 है। और राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं तो 169 सहकारी विकास समितियां हैं। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषदें हैं तो 152 जो है गन्ना विकास परिषदें हैं। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तो गंगा यमुना दोआब व रुहेलखंड। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है। दशहरी आम का विशेष होता है क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ, जबकि लंगड़ा आम का जो होता है वाराणसी है। सफ़ेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र जो होता है सहारनपुर है, जबकि स्ट्रॉल आम का जो होता है मेरठ बागपत है। प्रदेश में उत्पादित आम को जो होता है दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो नवाब ब्रांड नाम से प्रदेश नवाब ब्रांड नाम से बेचा जाता है। और प्रदेश में आम निर्यातक जोन है तो लखनऊ और सहारनपुर जो था आम निर्यातक जोन है। और निर्यातक प्रजाति के अमरूद का उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो प्रयागराज का कौशाम्बी है निर्यातक। और अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, जबकि आम का ऐसा केंद्र जो है लखनऊ में है। और प्रदेश में आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन है तो आलू निर्यातक जोन में कौन सा है? आगरा है। प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है तो ताज ब्रांड से जो है आलू का निर्यात किया जाता है। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर है उत्तर प्रदेश में। और प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है तो सब्जी निर्यातक जोन के रूप में वाराणसी उभर रहा है। और प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। और भारत के कुल मेंथा ऑयल उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित होता है तो मेंथा ऑयल उत्पादन का जो था 3/4 भाग उत्तर प्रदेश में होता है। प्रदेश में पान की खेती जो होता है 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बांदा है। बरई, मानपुर, बांदा व पाली ललितपुर प्रसिद्ध है पान के लिए। अब दुग्ध विकास में देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी लखनऊ में 1938 में। राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों जैसे वाराणसी, मेरठ और बलिया
में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया था 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी 1976 में। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई थी, तो कब किया गया था? 2018 में। प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की। और भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु है तो गोकुल पुरस्कार है। और देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु है तो नंद बाबा पुरस्कार। और राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना है? तो 350 ग्राम प्रतिदिन है 2017-18 के अनुसार। 2017-18 के अनुसार 350 ग्राम प्रतिदिन है। तो कृषि योजना कार्यक्रम, तो इसमें 2013 में प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना रखा गया? 5.1% वार्षिक। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। 1 जुलाई 1952 से जो होता है प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ था। प्रदेश में चकबंदी योजना लागू है तो 1954 से है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून 1960 से है। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को हुआ था। और प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो मई 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई थी 2000 ई चौपालों की। और प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में किया गया था। वर्तमान में मंडी परिषद के तहत प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो 87 है। वर्तमान में प्रदेश के विनियमित मंडियों व उप मंडियाँ हैं तो 251 व 375 हैं। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील हैं तो 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू तो 1998 से 99 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो 1999 से 2000 दिखा रहा है। और किसान बही योजना जोतों की जानकारी हेतु यह 1992 से शुरू हुआ था। और किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी हेतु जो है 18 जून 2001 से शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से शुरू हुआ था। और किसान मित्र योजना जो है कृषि संबंधी जानकारी हेतु 18 जून 2001 से शुरू हुआ था। और पूर्वीय उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की विस्तार उपयोजना 2010-11 से शुरू हुई थी। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 3 32 जिलों में ऊसर सुधार प्लस 12 जिलों में बीहड़ सुधार 2009 से 18 तक था।
आम आदमी बीमा योजना 18 से 62 वर्ष भूमिहीन मुखिया को का बीमा, मतलब आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुआ था? 1 नवंबर 2008 से। राष्ट्रीय किसान वृद्धा या वृद्धा पेंशन योजना जो था 2003 से शुरू हुआ था, और यह 60 वर्ष से ऊपर बीपीएल को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। और ग्रामीण खाद्य बैंक योजना 2007 से शुरू हुआ था। हर्बल गार्डन योजना 2002 से 2002-3 से शुरू हुआ था और लुप्त हो रही औषधि पौधों को बढ़ावा देने से संबंधित था। और 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रहा है 45 जिलों में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई है 2012 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई है 2014 में। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? हमीरपुर, जैविक खेती हेतु। और राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 58 जिलों में। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं मेरठ व वाराणसी में। और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु कार्यवाही की जा रही है 8 सूत्री राजनीति पर। और कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विकसित जिसमें 19 जिले आते हैं, विकासशील जिसमें 40 जिले आते हैं, और कम विकसित जिसमें 16 जिले आते हैं। और वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है तो किसान समृद्धि आयोग। राज्य के 65 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना संचालित की गई है। तो 2017-18 से 2021-22 तक किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया है तो कृषि कुंभ शुरू किया गया है। अब देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, तो देश के स्तर पर उत्तर प्रदेश का स्थान। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो होता है 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र दूसरे पे है। कुल गेहूं उत्पादन में जो होता है 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है। और कुल गन्ना उत्पादन में 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे। कुल चीनी उत्पादन में 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। कुल दुग्ध उत्पादन में 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे पे है। कुल आलू उत्पादन में 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, बंगाल जो होता है ये दूसरे स्थान पे है। कुल आम उत्पादन में 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है। और कुल आंवला उत्पादन में 2017-18 के अनुसार
उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे। कुल तरबूज उत्पादन में 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है। और कुल खरबूज उत्पादन में 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है। कुल पशुधन में पशु गणना 2019 के अनुसार जोता है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और राजस्थान दूसरे स्थान पे है। कुल भैंस पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। कुल गोवंशीय पशुधन में 2019 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। कुल चावल उत्पादन में 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। कुल बाजरा उत्पादन में 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, राजस्थान पहले स्थान पे है। और कुल जौ उत्पादन में 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है और राजस्थान पहले स्थान पे है। तो मृदा है, तो उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, जिसका एक आधार भूमि की बनावट भी है। अतः प्रदेश के मृदा का अध्ययन हम इन्हीं विभागों के क्रम में करेंगे। तो इसमें पहला है भांबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं। प्रदेश का उत्तरी अर्थात भांबर क्षेत्र हिमालय नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित है, जो काफ़ी छिछली होती है, अतः जल नीचे चला जाता है और इस क्षेत्र में कृषि कार्य जो है असंभव है। और यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं, जबकि महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा जो होता है समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। तो मतलब इसमें कहा क्या है कि अगर महीन कणों से के निक्षेप से जो निर्मित तराई क्षेत्र होते हैं और उनकी मृदाएं क्या होती हैं कि समतल होती हैं, दलदली होती हैं, नम होती हैं और उपजाऊ होती हैं। और अब बी इसमें है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कछारी या भात मृदा कहा जाता है, जो कि कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। और यह मृदा जो है बहुत गहरी है और पूर्ण विकसित दशा में है। इस मैदान के लगभग संपूर्ण मृदा को जोता है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा तथा बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, भूण तथा काली मृदाएं भी पाई जाती हैं। और अब इसमें पहला है खादर मृदा। तो खादर मृदा में वो होते हैं जो नवीन जलोढ़ मृदा भी इसको कहा जाता है और इसको या कछारी मृदा कहा जाता है। और यह मृदा जो होता है प्रत्येक साल जो होता है बाढ़ के साथ जो होता है परिवर्तित होती रहती हैं। प्रत्येक साल बाढ़ के साथ नई नई मृदाएं आती हैं और ये जो होता परिवर्तित होती रहती हैं। और इनका जो होता है यह हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती हैं। और बांगर की अपेक्षा अगर जो देखा जाए तो इसमें क्या होता है खादर मृदा में जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है।
और इसमें मृदा में क्या होता है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। और बलुआ सिल्ट, बलुआ, दोमट, मटियर और मटियर दोमट आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। बहुत से नाम हैं। और इनकी उर्वरा शक्ति जो होता है अधिक होती है। और इसमें जो होता है खाद नहीं देना पड़ता है। अब बांगर मृदा क्या होता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है ये। और गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, वह मृदा को होता है बांगर या पुरानी मृदा कहा जाता है। ठीक है, मतलब नदियों के बाढ़ का जो होता है जल उसमें नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण वह मृदाएं क्या कहलाती हैं, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती हैं। और इसे जो होता है उपहार मृदा, दोमट और मटियर बलुई दोमट और मटियार दोमट आदि नाम से जानते हैं। और इस मृदा क्षेत्र की मिट्टियाँ जो होता है परिपक्व और अधिक गहरी होती हैं। और इन मृदाओं में जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंध के कारण क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। अतः जो होता है इन घटकों वाले खाद की जो होता है अधिक आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस हों। अब तीसरा आता है लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं। तो प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकास का उचित प्रबंध न होने के कारण जो होता है नहरों से सिंचाई किए जाने और वर्षा की कमी और लवण युक्त जल से सिंचाई और सिंचाई की अधिकता और जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से होता है 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। और अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती हैं ये मृदाएं। और इसको जो होता है रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है। तो लवणीय व क्षारीय मृदाओं का कारण क्या है, तो इसमें है जल निकासी का उचित प्रबंध ना होने के कारण, नहरों से सिंचाई किए जाने के कारण, वर्षा की कमी के कारण, लवण युक्त जल से सिंचाई और सिंचाई की अधिकता और जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग से होता है। अब अगला मरुस्थलीय मृदाएं। यह मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों जैसे मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। और शुष्कता व भीषण ताप के कारण होता है चट्टानों विघटित होकर होता है बालू के कणों में पड़ित हो जाते हैं। और इसमें जो होता है लवण तथा फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। और सिंचाई द्वारा जो होता है कुछ मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो मतलब मरुस्थलीय मृदा क्या हुआ कि इसमें पश्चिमी जिलों में मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के साइड में पाया जाता है थोड़ा। और रीज़न क्या होता है कि मरुस्थलीय मृदाएं हो जाती हैं ये, तो शुष्कता व भीषण ताप के कारण जो होता है चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में पड़ित हो जाती हैं। और इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। और सिंचाई द्वारा क्या होता है कुछ मोटे अनाज जो होता है अनाजों की खेती की जाती है। अब पांचवा है भ्रूण मृदा।
भूण मृदा। तो क्या होता है कि गंगा यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में होता है बहुत पहले से निर्मित होता है बलुई मिट्टी। 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को होता है भूण कहा जाता है, और यह मृदा जो होता है हल्की दोमट बलुई होती है। तो भूण मृदा क्या होता है कि 10 से 20 फीट ऊंचे टीले होते हैं, और यह जो होता है गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ द्वारा क्षेत्र में क्या होता है बहुत पहले से निर्मित किया जाता है, और यह मृदा क्या होती हैं दोमट बलुई होती हैं, हल्की दोमट बलुई होती है। अब काली मृदा, तो काली मृदा जिसको रेंगूर कहते हैं, और पश्चिमी प्रदेश के जो था पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है, और कपास की खेती इसमें होती है। और इस मृदा को जो है स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा भी कहा जाता है। अब सी आता है पठारीय क्षेत्र की मृदाएं। तो पठारी क्षेत्र की मृदाएं क्या होती हैं? प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात जो होता है पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र में कौन से ललितपुर आता है, झांसी आता है, जालौन आता है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। और सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को होता है बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है, लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ यहाँ जो होता है कई मृदाएं पाई जाती हैं। लाल मृदा, परवा या पड़वा भी बोलते हैं, मार या मांड भी बोलते हैं, राकर या राकड़ भी बोलते हैं, एवं भोट्टा आदि बोलते हैं। तो पहाड़ीय क्षेत्र की मृदाएं क्या होती हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं, और पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बहुल होने के कारण होता है, और भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप ये मृदाओं का निर्माण हुआ है। किस किस क्षेत्र में पाई जाती है? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली में। इस मृदा को जो बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र की मृदा में पहला लाल मृदा। तो लाल मृदा क्या होता है? यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाया जाता है, और इस मृदा का निर्माण जो होता है बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में यह पाया जाता है। लाल मृदा यहाँ पे पाई जाती है, और मृदा का निर्माण लाल विंध्यन चट्टानें टूटने से हुआ है बस। अब दूसरा इसमें परवा मृदा। इस मृदा को पड़वा या पंडुआ भी कहते हैं, और हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्र विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है, और जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। तो पहली बात तो परवा मृदा का नाम क्या क्या है? पड़वा या पंडुआ भी बुलाते हैं। हमीरपुर, जालौन और यमुना के तटीय क्षेत्र बीहड़ों में पाई जाती है। तत्वों की कमी होती है, जैव तत्वों की। अब तीसरा है मार मृदा या माड़ मृदा। यह मृतिका मृदा है जिसका रंग
काली या रेगुर मृदा के समान होता है, चिकना व काला होता है और पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। तो मार मृदा क्या होता है कि यह भी काली मृदा के समान चिकना व काला होता है और पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। अब चौथा है राकर या राकड़ मृदा। तो लाल भूरे रंग की जुता दानेदार मृदा होती है और सामान्यतः ढलानों पर पाई जाती है और मोटी राकर और पतली राकर के रूप में दो भागों में दो वर्ग होते हैं इसके। अब पांचवा है भोटा मृदा। इसका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और रंग में यह मृदा जो होता है कुछ लालिमा लिए होती है। अब अगला है फसलोत्पादन। फसलोत्पादन में दिया है कि प्रदेश में जो होता है 3 ऋतुओं के अनुक्रम पर 3 प्रकार की जो होता है फसलें बोई जाती हैं। अब खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। जो निम्न प्रकार की हैं, रबी फसल की बात करते हैं तो शीत ऋतु के शुरुआत अर्थात होता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक की जाती है इसकी खेती। और इन फसलों को जो होता है कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। और रबी की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूँ है, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें हैं। अब अगला है खरीफ की फसलें। इसके लिए जो होता है अधिक जल और ताप चाहने वाली होती हैं ये, अतः इनकी जो होता बुआई जो होता है मई से जुलाई तक की जाती है और कटाई जो होता है सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, टंगून, सनई जिसको जूट भी कहते हैं, अरहर 4 माह वाली भी आते हैं, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें जो होती हैं आती हैं इसके अंतर्गत, खरीफ के अंतर्गत। अब अगला है जायद की फसलें। फसलों को जो होता है बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है और इनकी बुआई जो होता है मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई तक इसको काट लिया जाता है। और जायद के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो ककड़ी आता है, खीरा आता है, खरबूज आता है, तरबूज आता है, परवल आता है, लौकी आता है, काशी फल आता है जिसको कद्दू भी कहते हैं, मूंग आता है, चीना आता है, लोबिया आदि फसलें आती हैं। अब ये सब क्या होती हैं? जायद की फसलें ये अल्प अवधि में तैयार हो जाती हैं। अब गेहूं की बात करते हैं तो प्रदेश में कुल कृषित योग्य भूमि का लगभग जो होता है 24% भाग पर जो होता है गेहूं की खेती की जाती है। और गेहूं की खेती के पर्वतीय व पठारी भागों को छोड़कर सर्वत्र की जाती है, मतलब सभी जगह होती है। और गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो होता है सर्वाधिक जो होता है गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो गोरखपुर है। और सर्वाधिक उत्पादकता जो होता है किस क्षेत्र में होता है? गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र में होता है। तो प्रदेश में क्या होता है कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 24% भाग पर जो होता है गेहूँ की खेती होती है, ये पॉइंट देखने लायक है इसमें। और गोरखपुर जो होता है प्रदेश का सर्वत्र गेहूँ उत्पादक जिला है और सर्वाधिक उत्पादकता जो होता है गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में की जाती है।
और एक चौथा पॉइंट देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि गेहूं की खेती जो होता है पर्वतीय व पठारी भागों को छोड़कर सर्वत्र जगह की जाती है। बस अब चावल देखते हैं। तो प्रदेश के कुल कृषित योग्य भूमि के लगभग जो होता है 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है। और प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ आदि जिलों में जो होता है चावल की खेती की जाती है। तो चावल की खेती में क्या है कि कृषित योग्य भूमि का 18% जो भाग होता है उस पर चावल की खेती की जाती है। अब अगला देखते हैं तो गन्ना है। तो प्रदेश के कुल कृषित योग्य क्षेत्र के लगभग जो होता है 13% भाग पर गन्ना की खेती होती है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो कुल कृषित योग्य क्षेत्र है उसका 13% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। और यह राज्य का जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसके द्वारा जो था किसानों को इनकम अच्छे मात्रा में प्राप्त होता है। और राज्य में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है तराई क्षेत्र है और दूसरा कौन सा है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। तो गन्ना में क्या है कि 13% भाग पर गन्ने की खेती होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है राज्य का। और दो प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन से हैं, एक तराई क्षेत्र है, दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। अब इसके बाद कपास आता है। तो प्रदेश के गंगा यमुना दोआब रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे जो था कपास की खेती की जाती है। और यहाँ छोटे रेशे की अधिक व लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। और इसे जो था जून जुलाई में बोकर पौधों से अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। क्षेत्र कौन सा है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर अगला है मूंगफली। तो मूंगफली में क्या है, मूंगफली मूलतः एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और खुदाई होता है नवंबर दिसंबर में करते हैं। इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। और प्रदेश के सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिलों में थोड़ी मात्रा में मूंगफली की खेती की जाती है। तो मूंगफली से संबंधित क्या पॉइंट ध्यान रखना है, पहली बात तो खरीफ की फसल है, दूसरा बुआई जून जुलाई में करते हैं और खुदाई होता है नवंबर दिसंबर में करते हैं। और इसके लिए जो होता है मिट्टी बलुई मिट्टी उपयुक्त होता है। क्षेत्र कौन सा है, सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिले हैं। अब अफीम आता है। तो प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, बाराबंकी है। और बाराबंकी के अतिरिक्त जो होता है गाज़ीपुर में जो होता है अफीम की खेती की जाती है। और गाज़ीपुर राज्य जो होता है का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। मतलब गाज़ीपुर में क्या होता है, एकमात्र क्या है, अफीम फैक्ट्री है। तो सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी। और बाराबंकी के अतिरिक्त जो होता है गाज़ीपुर में होता है। और गाज़ीपुर में ही एक अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। ये हो गया। अब अगला देखते हैं। तो उद्यान कृषि है। तो उद्यान कृषि में
देखते हैं तो राज्य में केंद्र का जो होता है 2005-06 से संचालित राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन को 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत जो होता है इस समय प्रदेश के 45 जिलों में फल, साग भाजी, पुष्प, मसाला, औषधीय फसलों के क्षेत्र व उत्पादन में विस्तार हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब इसमें है आम, अमरूद व आंवला के उत्पादन व क्षेत्र में वृद्धि हेतु सहारन, मेरठ, बागपत, प्रतापगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कौशाम्बी आदि जो होता है 15 जिलों के कुल 39 विकास खंडों में फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। और कौशाम्बी तथा बदायूं के 6 ब्लॉकों में अमरूद, प्रतापगढ़ के 2 ब्लॉकों में आंवला और 13 जिलों के 31 ब्लॉकों में जो होता है आम हेतु फल पट्टी विकास योजना संचालित है। अब इसी में अगला पॉइंट है प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए इस विभाग द्वारा बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज तथा झांसी में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। लखनऊ केंद्र आम के लिए व प्रयागराज अमरूद के लिए, जबकि शेष कई फलों के लिए है। अब इसी में अगला पॉइंट है प्रदेश में कृषि औद्यानिक उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय व 10 मंडल स्तरीय शिक्षण संस्थान है। राज्य स्तरीय में कौन सा है? राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान लखनऊ, और जहां डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। प्रमुख औद्यानिक फसलें इस प्रकार हैं। तो इसमें आता है आम का आता है। तो प्रदेश के जो मध्यवर्ती व पश्चिमी जिलों में जैसे लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, उन्नाव हो गया, बाराबंकी हो गया, अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में जो था आम की खेती की जाती है। और लखनऊ का जो था मलिहाबादी दशहरी, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा और रामखेड़ा व चौसा आम प्रसिद्ध है। दशहरी आम का जो था निर्यात भी किया जाता है और प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड नाम से प्रचलित है। तो क्षेत्र कौन सा है? मध्यवर्ती व पश्चिमी जिला, जिसमें लखनऊ आता है, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई आता है और वाराणसी। और नवाब ब्रांड से होता है प्रचारित किया जाता है। और लखनऊ का मलिहाबादी दशहरी, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेद व चौसा, मेरठ व बागपत का राटौल और वाराणसी का लंगड़ा और रामखेड़ा व चौसा आम प्रसिद्ध है। और दशहरी आम का क्या होता है? निर्यात किया जाता है। अब अमरूद में तो
मुख्यतः क्षेत्र कौन सा है? प्रयागराज है, कौशाम्बी है, बदायूं है, कानपुर है और बरेली है और अयोध्या है। जिलों में अमरूद पैदा होता है। तो यही मुख्य ज़िले हैं। अब आंवला, प्रदेश में विशेष रूप से आंवला की खेती जो होता है प्रतापगढ़ में और सामान्य रूप से कई जिलों में की जाती है। तो विशेष रूप से खेती प्रतापगढ़ में है इसका, आंवला का। अब केला, प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर जो होता है केला पैदा किया जाता है। यहाँ मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, आधेश्वर, दूधसागर और सब्जी किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। तो क्षेत्र कौन सा है केला के लिए? वाराणसी है, कौशाम्बी है, प्रयागराज है और गोरखपुर है। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर केला पैदा किया जाता है। और मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, आधेश्वर और दूधसागर और सब्जी किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। अब लीची का है, प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में लीची पैदा होता है। माल्टा, तो माल्टा में क्या है, प्रदेश के मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादित होता है। अब नींबू का, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से और सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में नींबू पैदा होता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो होता है विशेष रूप से वहाँ पे नींबू होता है। और संतरा, संतरे की खेती सहारनपुर के आसपास तथा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। और आलू, तो उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। वैसे तो संपूर्ण प्रदेश में जो था आलू की खेती की जाती है, लेकिन मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र में फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोज़ाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, इटावा आदि जिले आते हैं। तो आलू का उत्पादन तो सभी क्षेत्र में होता है, लेकिन मुख्यतः फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोज़ाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाज़ियाबाद और इटावा में होता है। अब इसी में एक पॉइंट करके दिया हुआ है कि आलू एवं अन्य साग भाजियों के अनुसंधान के लिए जो है गाज़ियाबाद में एक आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ स्थापित किया गया है। तो आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ कहाँ स्थापित किया गया? गाज़ियाबाद में है। और राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ताज ब्रांड नाम से आलू बेचा जाता है। और आम जो होता है नवाब ब्रांड नाम से प्रचारित किया जाता है। अब हल्दी, हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। वैसे तो कई जिलों में हल्दी की खेती की जाती है, लेकिन विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। तो हल्दी उत्पादन में जो होता है उत्तर प्रदेश अग्रणी है और विशेष रूप से हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। अब अदरक है, अदरक की खेती बुंदेलखंडीय जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। अब प्याज और लहसुन, सामान्यतः घरेलू उपयोग के लिए प्याज एवं लहसुन का उत्पादन जो होता है प्रदेश के अधिकांश भागों में किया जाता है, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो होता है फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोज़ाबाद आदि जिलों में किया जाता है। तो प्याज और लहसुन का घरेलू उपयोग के लिए होता है
अधिकांश भागों में किया जाता है उत्पादन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। और लेकिन व्यापक रूप से जो है फर्रुखाबाद है, बदायूं है, मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, एटा है, फिरोज़ाबाद है आदि जिलों में किया जाता है। अब पुष्पोत्पादन है तो प्रदेश के वाराणसी, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि जिलों में जो होता है पुष्पों की खेती की जाती है। और पुष्पों के नर्सरी हेतु सरकार द्वारा कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं। और भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक जो था लखनऊ में है। और कन्नौज में पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। तो पुष्पोत्पादन का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो वाराणसी है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, जौनपुर है, प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ है। और भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र में से एक जो है लखनऊ में भी है। और कन्नौज में पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। अब है औषध एवं संघोत्पादन। तो औषध एवं संघोत्पादन में एलोवेरा आता है जिसको घृत कुमारी कहते हैं, ब्राह्मी आता है, मेंथा आता है, तुलसी आता है, सफ़ेद मूसली आता है, शतावरी आता है, सर्पगंधा आता है, शंख पुष्पी आता है, नीम आता है, अशोक आता है, अर्जुन आता है, बेल आता है, कौंच आता है, कालमेद आता है, अश्वगंधा आता है, पामारोजा आता है, लेमन ग्रास आता है, जिरेनियम आता है, खस आता है, सदाबहार आता है, ईसबगोल आता है, सेना आदि औषधीय पौधों की खेती के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो एलोवेरा जिसको घृत कुमारी भी कहते हैं, ब्राह्मी, मेंथा, तुलसी, सफ़ेद मूसली, शतावरी, सर्पगंधा, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कोंच, कालमेद, अश्वगंधा, पामारोजा, लेमन ग्रास, जिरेनियम, खस, सदाबहार, ईसबगोल, सेना, इनके लिए जो होता है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्या होता है किसानों को अनेक तरह की सुविधा दी जा रही हैं। और मेरठ तथा सहारनपुर मंडल में निजी स्तर पर एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी आदि की जो होता है खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और शिवाला जिसको मेंथा कहते हैं, पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति है। और इसके पत्ते में से जो होता है ऑयल निकाला जाता है और जिससे क्या होता है कई औषधीय तथा उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। प्रदेश के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा, एटा आदि पश्चिमी जिलों में इसकी खेती की जाती है। और इस पौधे के पत्तियों के रस से जो होता है पिपरमिंट बनाया जाता है। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर आदि जिलों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। और मेंथा ऑयल शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। तो मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच हेतु कन्नौज में क्या है, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। अब पान उत्पादन जो होता है प्रदेश के महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, अमेठी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित जो था 24 जिलों में 2500 हेक्टेयर क्षेत्र पर पान की खेती की जाती है। और राज्य में महोबा पान
की खेती के लिए जो था विशेष रूप से जाना जाता है। और यहाँ जो था 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो था है केंद्र भी स्थापित किया गया है। और महोबा के अलावा ईमानपुर जो कि बांदा में है, और पाली क्षेत्र ललितपुर पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब अगला है पशुपालन। तो प्रदेश में पशु गणना 2012 के अनुसार प्रदेश में जो है पशुओं की कुल संख्या जो है 687.15 लाख है। राज्य में संपूर्ण देश का जो है 13.41% जो पशु है, जो कि देश में जो सर्वाधिक है। और राज्य के कुल पशुधन में लगभग जो 195 लाख जो गोवंशीय पशु व लगभग जो 306 लाख महिष वंशीय यानी कि भैंस जो है वंशीय पशु हैं। और शेष में जो है अन्य पशु शामिल थे। देश में प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और तो इसमें कुछ पॉइंट ध्यान देने योग्य है। तो राज्य में जो है संपूर्ण देश का 13.41% जो पशु है। और दुग्ध उत्पादन में जो है देश में प्रथम स्थान पर है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2002 पशु चिकित्सालय, 267 जो दास श्रेणी के पशु औषधालय और 2575 पशु सेवा केंद्र और 5043 जो है कृत्रिम गर्भधान केंद्र तथा 3 जो है अति हिमाकृत वीर उत्पादन केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त जो है पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद जो कि बागपत में है, बादलपुर जिसको गोबुवन, और वाराणसी व सफाई इटावा में है, में पहले से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के शेष मंडलों में भी एक एक जो पॉलीक्लिनिक बनाया जा रहा है। और अगला पॉइंट है केंद्र सरकार के योगदान से प्रदेश के जो विभिन्न जिलों में समय समय पर भिन्न भिन्न रोगों के सघन टीकाकरण कराया जाता है। और इसी में अगला है पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा क्या होता है पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है। और इसी में अगला है पशु विकास कार्यक्रम जो होता है मूल रूप से उन्नत प्रजनन पर आधारित है। और इसके लिए जो था राज्य सरकार द्वारा उन्नत साढ़, उन्नत वीर, तरल नत्रजन एवं कृत्रिम गर्भधान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। तो पशु विकास कार्यक्रम मूल रूप से क्या होता है उन्नत प्रजनन पर आधारित होता है। और इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, राज्य सरकार उन्नत साढ़, उन्नत वीर, तरल नाइट्रोजन एवं कृत्रिम गर्भधान केंद्रों की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। अब इसी में अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है प्रदेश में केंद्र के सहयोग से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भरारी जो कि झांसी में एक पशु चारा बैंक स्थापित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो है ग्रीष्म ऋतु में प्रायः चारा संकट उत्पन्न हो जाता है। अब अगला देखते हैं, तो अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955
गौवंशीय पशुओं पर जो है वध से संरक्षण प्रदान करता है। तो वध से संरक्षण कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है गौवध निवारण अधिनियम 1955। वर्तमान में प्रदेश में जो है 8 राजकीय गौ सदन हैं। तो प्रदेश में कितना राजकीय गौ सदन है? तो 8 है। और गौपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अब दुग्ध विकास है। तो प्रदेश में जो है दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, क्षेत्रों का निवारण करने, मूल्य का निर्धारण करने तथा दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश को लागू कराने के उद्देश्य से जो था 1976 में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना किया गया है। तो 1976 में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना किया गया है। किस लिए किया गया है? आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए दुग्ध संघों को, और क्षेत्रों का निर्धारण करने, मूल्य का निर्धारण करने, दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश को लागू कराने के उद्देश्य से 1976 में दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई है। प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन PCDF, इसमें क्या है कि प्रदेश में दुग्ध व दुग्धशाला के विकास हेतु 1962 में इसका गठन किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1 इसी के तहत संचालित किया गया था। और इस फेडरेशन के मुख्य कार्यों में ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन व उनके माध्यम से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण आदि अर्थात प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट मार्केटिंग की समग्र व्यवस्था सम्मिलित है। तो PCDF जो है इसका कार्य क्या है? ग्रामीण स्तर पर जो होता है सहकारी दुग्ध समितियों का गठन व उनके माध्यम से दुग्ध उपार्जन और दुग्ध का संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण आदि है। अब अगला पॉइंट है नोएडा स्थित दुग्धशाला नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट इसी फेडरेशन के अंतर्गत आता है, मतलब PCDF के अंतर्गत आता है, जहां से दिल्ली को दूध की सप्लाई की जाती है। और राज्य दुग्ध परिषद, इसमें क्या है कि एक नियमित निकाय के रूप में इस परिषद का स्थापना जो था 1976 में किया गया था। और जिसका मुख्य कार्य क्या था? लाइसेंसिंग, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं उत्पादक विनियमन आदेश लागू करना। और उक्त के अतिरिक्त जो होता है PCDF के तहत की तरह जो होता है ग्रामीण स्तर पर दुग्ध समितियां गठित कर दुग्ध उपार्जन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं दुग्ध वितरण का कार्य भी जो होता है परिषद के कार्यकलापों में शामिल है। तो राज्य दुग्ध परिषद के इतने सारे कार्य हैं। 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के जो था 3 जिलों वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरू किया गया था। तो 1973 में क्या हुआ? 3 जिले थे। वाराणसी था। ऑपरेशन फ्लड 2 1982-83 से 87 तक जो होता है ऑपरेशन फ्लड 3 जो होता है 1987 से 1996-97 तक चला। और इसमें जो था प्रदेश के 30 जिलों को सम्मिलित किया गया था और शेष जिलों को 1992 में जो था दुग्ध संघों की स्थापना किया गया था। शेष जिलों में दुग्ध संघ की स्थापना किया गया था 1992 में। तो ऑपरेशन फ्लड 2 कब से कब तक था? 1982-83 से 1987 तक था। और ऑपरेशन फ्लड 3 जो था 1987
से 1996-97 तक था। प्रदेश एवं देश में होता है प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में हुआ था, में लखनऊ में किया गया था 1938 में, और वर्तमान में जो था 62 दुग्ध संघ है। तो देश में जो था प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में हुआ था, और वर्तमान में अभी कितने हैं, तो दुग्ध संघ अभी जो था 62 हैं। तो एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, अब इसके अंतर्गत क्या है कि यह 100% केंद्र प्रायोजित यानी कि नॉन ऑपरेशन फ्लड परियोजना है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन तथा रोजगार का सृजन करना होता है। तो एकीकृत दुग्धशाला विकास योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन तथा रोजगार का सृजन करना होता है। अब गोकुल पुरस्कार योजना, यह योजना जो था सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जाती है। अब अगला है नंद बाबा पुरस्कार योजना, यह योजना सहकारी दुग्ध उत्पाद संघों के अंतर्गत केवल देसी नस्ल की गाय और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो था कामधेनु डेयरी योजना की जगह यह योजना चलाई जा रही है। मतलब पहले जो था कामधेनु डेयरी योजना चला जाता था, अब उसके जगह पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना चलाई जा रही है। अब है कृषि योजनाएं या कार्यक्रम, तो इसमें आता है नई कृषि नीति 2013। इस नीति में जो था कृषि के विकास हेतु अनेक उपायों पर बल देते हुए कृषि क्षेत्र में जो है 5.1% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो 2013 नई कृषि नीति के अंतर्गत कितने का वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, तो 5.1। और कृषि निर्यात नीति 2019 किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात को सहज बनाने हेतु सितंबर 2019 में कृषि निर्यात नीति 2019 जो है प्रख्यापित की गई है। और इस नीति के जरिए जो है सरकार की मंशा जो है राज्य से होने वाले कृषि निर्यात को 2024 तक वर्तमान कृषि निर्यात मूल्य से दोगुना करना है। तो कृषि निर्यात नीति 2019 में क्या है कि सरकार की इसमें मंशा है कि राज्य से होने वाले जो था कृषि निर्यात 2024 तक जो है वर्तमान तक कृषि निर्यात मूल्य से जो था दुगना करना है। अब कृषि पार्क, किसानों को अनेक उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किया गया है। अब किसान मित्र योजना, प्रदेश में किसानों को जो है सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र, यानी कि उसकी डिग्री क्या हुई, या तो कृषि स्नातक होगा या तो इंटर का होगा, की नियुक्ति जो है संबंधी यह योजना जो था 18 जून 2001 से शुरू किया गया है और 2008 में जो था इसे नया रूप दिया गया है। तो किसान मित्र योजना यही था। अगला है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना में क्या है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को जो था 2 अक्टूबर 2003 से शुरू किया गया है और इसमें क्या है कि 60 वर्ष से ऊपर और
3.25 एकड़ भूमि तक कि किसानों को जो होता है 500 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है। अब अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो किसानों को जो होता है न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि कार्यों हेतु जो होता है ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित जो होता है यह योजना जो होता है 1999 से 2000 से संचालित है। तो न्यूनतम ब्याज दर पर जो होता है कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है यह योजना। अब है उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। इस संस्थान का गठन जो था लखनऊ में 1998 में किया गया था। इसके नियंत्रण में जो था 47 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, 38 जिलों में जो था समादेश विकास एवं जल प्रबंध कार्यक्रम तथा 15 जिलों में जो था सूखा बहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इतना कार्य किया जा रहा है। अब अगला है ऊसर भूमि सुधार परियोजना। राज्य भूमि सुधार निगम द्वारा यह परियोजना जो था उन्नाव, अलीगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज के आदि जो था 29 जिलों के 125 ब्लॉकों में चलाई जा रही है। तो परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? उन्नाव, अलीगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज तथा आदि जिलों के 29 जिलों और 125 ब्लॉक में चलाया जा रहा है ऊसर भूमि सुधार परियोजना। अब अगला है सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 3। विश्व बैंक के सहयोग से जो है यह परियोजना 2009 से 2018 तक के लिए चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत जो था 32 जिलों की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 12 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को जो था कृषि योग्य बनाना प्रस्तावित है। तो सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 3 में क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है 32 जिलों की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि एवं 12 जनपदों की जो था 5 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को जो था कृषि योग्य बनाना है इसमें। और अगला है राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित जो था फसल बीमा योजना। कृषि उत्पादन में जो है शामिल जोखिमों से किसानों के हितों की रक्षा हेतु केंद्र के सहयोग से 1999 से 2000 में शुरू की गई जो था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जो होता 2010-11 में कुछ संशोधनों के साथ जो था संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से लागू किया गया था और फरवरी 2014 से इसे संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो अब अगला है किसान सेवा रथ। जनपद मुख्यालय से सुदूर निवास करने वाले कृषकों को जो है कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए यह सेवा जो था 2010-11 में शुरू की गई थी। किसान सेवा रथ कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब अगला है मंडी परिषद। तो इसमें क्या है कि कृषि विपणन की स्वास्थ्य परंपराओं की स्थापना करने के उद्देश्य से 1964 में जो है कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 पारित किया गया और 1973 में जो है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई और वर्तमान में इस परिषद के अधीन जो है 251 मुख्य तथा 325 उप मंडियाँ विनियमित हैं। तो मंडी परिषद के अंतर्गत वर्तमान में क्या है कि 251 मुख्य तथा 325 उप मंडियाँ हैं। और इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और है, मंडी परिषद के तहत जो था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना व मुख्यमंत्री जो है कृषि उपहार योजना चलाई जा रही है। अगला योजना है किसान बही योजना। तो प्रदेश के जोता है 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से
पूर्व प्रचलित जोत बही या पासबुक के रूप में परिवर्तन कर 1992 से यह योजना चलाई जा रही है। तो किसान बही योजना क्या है कि 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही या पासबुक के स्वरूप में जोता है 1992 से यह चलाया जा रहा है। बस ये था। तो दोस्तों यहाँ तक था वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।